हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास न केवल अभिभावकों की बल्कि एक बड़ा समय, एक बड़ा सार्थक समय बच्चे विद्यालय में व्यतीत करते हैं। तो विद्यालय में भी बच्चों का जो मनोजगत है, जो मानसिक विकास है, पूरी तरीके से सुरक्षित, संरक्षित, संतुलित तौर तरीके से दोस्तों हो। इसके लिए शासन प्रशासन गंभीर है, संवेदनशील है। अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा पत्र निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत बात की गई है कि प्रधानाध्यापक, विद्यालय के एसएमसी के अध्यक्ष और शिक्षक का संतुलित व्यवहार किस तौर तरीके से हो, किस तौर तरीके से विद्यालय परिवेश में नियमों कानूनों का पालन किया जाए कि बच्चे सहजता की अनुभूति कर सकें, कि बच्चे किसी भी प्रकार के विचलित व्यवहार के शिकार ना हो सकें। क्योंकि दोस्तों, बच्चे फूल से कोमल होते हैं और किसी भी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया या हरकत उनके मानसिक पटल पे ऐसा आघात करता है कि वो जीवन भर उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत विद्यालय में बच्चे जब अध्ययन कर रहे हों तो शिक्षक के दायित्व क्या हैं। यानी स्कूल में जो खिड़की दरवाजे हों तो प्रॉपरली खुले होने चाहिए। किसी भी प्रकार का कक्षागत परिवेश में असुरक्षा का बोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। प्रबंधक के स्तर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षक के लेवल पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हेड टीचर के लेवल पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे समाज का क्या दायित्व होना चाहिए, पूरी की पूरी बातें हैं। बच्चे का अधिकार हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे इस संवेदनशील विषय पे शिक्षक आपस में विमर्श कर सकते हैं, कैसे रणनीतियां बना सकते हैं, सारी की सारी बातें इस पत्र में दी गई हैं। दोस्तों, अगर अभी भी एजुकेशनल इंसाइट नामक चैनल पे आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही संवेदनशील मुद्दों पे नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलते रहें। आइए दोस्तों, बिना देर किए आते हैं उस पत्र पे जिसमें सभी को सेंसिटाइज किया गया है। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है और बात हो रही है शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक, मानसिक शोषण एवं यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की रोकथाम हेतु शासनादेश में प्रदत्त दिशा निर्देशों पर कार्यवाही विषयक। महोदय महोदया, चूंकि ये पत्र संदर्भित है, प्रेषित है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को 22 मई 2023 का पत्र है। यहाँ बात हो रही, कृपया उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 356 शिक्षा अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 23 फरवरी वर्ष 2015 का संदर्भ ग्रहण करने की बात हो रही है, जिनके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक, मानसिक शोषण एवं यौन उत्पीड़न की संबंधी घटनाओं की रोकथाम के संबंध में गाइडलाइंस दिया गया है। और वही गाइडलाइंस की दोस्तों यहाँ पे चर्चा हो रही है, उसी को प्रेषित किया जा रहा है ताकि समस्त परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शासनादेश की प्रति अवेलेबल करते हुए समस्त हेड टीचर, हेड मिस्ट्रेस, शिक्षक, शिक्षणेतर, स्टाफ, वार्डन एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण के माध्यम से शासनादेश में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करने, इसकी दोस्तों बात हो रही है। ये है वो गाइडलाइंस जिसके तहत सभी हेड टीचर, सभी शिक्षकगण, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सदस्य के अलावा समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको विद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। बच्चे सहज हों, योग्य नागरिक बन सकें, ऐसा वातावरण दोस्तों होना चाहिए। यही गाइडलाइंस है। इसमें पहला जो विषय है, पहला जो बिंदु है, वो बात हो रही कि प्रत्येक विद्यालय प्रबंध तंत्र
स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों में हेड टीचर का यह दायित्व है कि विद्यालय परिसर में या विद्यालय आते जाते अथवा विद्यालय में बाहर फील्ड विजिट में इस प्रकार का वातावरण तैयार करें जो कि बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे और छात्र छात्राओं का किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक एवं यौन शोषण न हो। दोस्तों, बहुत ही संवेदनशील विषय है। वातावरण का निर्माण पहली शर्त है। आगे चलते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों के साथ होने वाले शारीरिक या मानसिक यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की समस्या के निदान हेतु निम्नवत दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। पहला जो बिंदु है, सुरक्षित विद्यालय प्रांगण। विद्यालय का भवन इस प्रकार का हो कि बीच प्रांगण में खड़े होने पर सभी कक्षा कक्ष के मुख्य द्वार दिखाई दें। प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम एक खिड़की या दरवाजा प्रांगण की ओर खुलती हो। दूसरा बिंदु है, विद्यालय यदि नर्सरी या प्री प्राइमरी से कक्षा 10 या 12 तक संचालित है तो नर्सरी या प्री प्राइमरी ब्लॉक सेपरेट होना चाहिए और सामान्यतः प्री प्राइमरी ब्लॉक में अन्य कक्षाओं के बच्चे या अन्य किसी प्रकार का अनधिकृत व्यक्तियों या अंशकालिक कर्मचारियों का बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसी प्रकार प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं भी पृथक रूप से संचालित होना चाहिए और उसमें भी बड़े कक्षाओं के बच्चे या अंशकालिक कर्मचारियों का बिना अनुमति के प्रवेश अनधिकृत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि प्री प्राइमरी की कक्षाएं अलग हों, कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं अलग हों। अनऑथराइज्ड पर्सन्स बिल्कुल कक्षाओं में प्रवेश ना करें। आगे, विद्यालय चहार दीवारी से सुरक्षित हो और मुख्य द्वार विद्यालय बंद होने के साथ ही बंद हो। विद्यालय संचालित होने के दौरान कक्षा कक्ष की खिड़की दरवाजे पूरी तरह से खुले रखे जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिंदु है। अक्सर खिड़की दरवाजे बंद होने से बच्चे घुटन महसूस करते हैं, बच्चों का विजन वीक होता है, बच्चों को अंधेरे में रह के लिखना पढ़ना होता है और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। इसलिए कक्षा कक्ष की खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से खुले रखे जाए। पांचवा बिंदु है, अतिरिक्त विशेष कक्षा या खेल कूद संबंधी गतिविधियां होने की दशा में संबंधित अध्यापक का उत्तरदायित्व होगा कि वह बच्चों के विद्यालय छोड़ने के बाद ही गेट बंद कराएं और विद्यालय के प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कोई बच्चा विद्यालय परिसर में अथवा कक्षा कक्षों में उपस्थित नहीं है। आगे दोस्तों बात करें, विद्यालय बंद होने के बाद तत्काल मुख्य द्वार बंद कराने के उपरांत ही प्रधानाध्यापक या अध्यापकगण विद्यालय परिसर छोड़ेंगे। घर से विद्यालय से घर तक सुरक्षित आवागमन। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः पैदल ही बच्चे विद्यालय आते हैं, अतः उन्हें समूह में आने के लिए प्रेरित किया जाए अथवा अकेले होने की दशा में अभिभावक विद्यालय तक पहुंचाएं व ले जाने की जिम्मेदारी का वहन करें। विद्यालय के जो बच्चे साइकिल से विद्यालय जाते हैं उन्हें भी 2 या 2 से अधिक साथियों या सहपाठियों के साथ जाने के लिए निर्देशित करें। यदि विद्यालय में बच्चों के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है तो बच्चों के सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रथमतः प्रत्येक बस में जीपीआरएस सिस्टम लगा होना चाहिए और वो एक्टिव भी होना चाहिए, केवल लगे होने से काम नहीं चलेगा, कार्यरत होना चाहिए। बस के अंदर चाइल्ड हेल्पलाइन और वुमेन हेल्पलाइन नंबर तथा पुलिस स्टेशन का नंबर लिखे होने चाहिए। प्रत्येक बस में 2 टीचर की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए जो बच्चों के साथ स्कूल में बस से आवागमन करें। यदि ट्रांसपोर्टेशन की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है तो बस के ड्राइवर व क्लीनर के पुलिस सत्यापन की व्यवस्था बस मालिक सुनिश्चित करेंगे और इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य को देंगे। पुलिस सत्यापन कराना बस मालिक की जिम्मेदारी होगी और इसकी न सूचना प्राप्त करना प्रबंधक व प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होगी। इसकी सूचना प्राप्त करना, न सूचना प्राप्त करना नहीं है। प्रत्येक बस चालक व क्लीनर और जब भी कोई नया इस पद पर कार्यभार ग्रहण करे उनकी साल में एक बार विद्यालय के मूल्य और दर्शन पर तथा क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स पर अभिप्रेरित किया जाए।
इस प्रकार के अभिप्रेरण की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य और विद्यालय की एसएमसी के प्रबंधक की होगी या स्कूल के मैनेजर की होगी। प्रत्येक स्कूल बस के पीछे बस मालिक का फ़ोन नंबर और विद्यालय का फ़ोन नंबर अस्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए, जिससे आकस्मिक अथवा आपात स्थिति में संपर्क किया जा सके। अभिभावक से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाए कि बच्चा किस साधन से विद्यालय आएगा। ये सार्वजनिक वाहन या संसाधन से बच्चा विद्यालय आता व जाता है तो इसकी सुरक्षा के लिए अभिभावक को जिम्मेदारी उठानी होगी। शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का दोस्तों व्यवहार बहुत संतुलित होना चाहिए, यहाँ बात हो रही है। विद्यालय में इस प्रकार शैक्षिक व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें पठन पाठन विश्राम शारीरिक गतिविधियाँ तथा स्वास्थ्यकर परिवेश विद्यमान हो, जिससे किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति बच्चों के सामने उत्पन्न न हो और किसी भी पक्ष को यह महसूस न हो कि वे असुविधा या असुरक्षा की स्थिति में है। प्रत्येक बच्चे के सम्मान एवं बाल अधिकार के प्रति जागरूक कराते हुए बच्चों के साथ खुली बातचीत की जाए। शिक्षक द्वारा किसी भी दशा में छात्र या छात्राओं का मानसिक अथवा शारीरिक उत्पीड़न जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक बालक से मित्रवत व्यवहार किया जाए, जिससे छात्र अपनी प्रत्येक प्रकार की समस्या व्यक्त कर सके। छात्रों द्वारा बताई जा रही समस्या को गंभीरता से सुना जाए और विश्वास दिलाया जाए कि समस्या का तत्काल निराकरण किया जाएगा। अध्यापक का व्यवहार बालक के साथ अत्यंत संयमित होगा। किसी भी दशा में उससे शारीरिक निकटता की स्थिति अथवा प्रलोभन देना या अनुचित एवं अवांछित रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रधानाध्यापक की अनुमति के बिना अतिरिक्त कक्षा अथवा खेल कूद की गतिविधियां विद्यालय अवधि के उपरांत नहीं की जाएंगी। प्रधानाध्यापक से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत यदि अतिरिक्त कक्षा या खेल कूद कराया जाता है तो संबंधित अध्यापक एवं नियमित शिक्षणेतर कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। विद्यालय में मूल्यों पर आधारित वातावरण तैयार किया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत जहां एक ओर प्रातःकालीन सभा यानी मॉर्निंग असेंबली में क्लास मॉनिटर या अध्यापक द्वारा चक्रानुक्रमानुसार प्रत्येक दिन किसी एक मूल्य पर छोटी वार्ता रखी जाए, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक माह हाउस सिस्टम के माध्यम से मूल्यपरक गतिविधियां रखी जाएं, जिसमें अध्यापकों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो। पृथक से विद्यालय के प्रत्येक शैक्षिक या गैर शैक्षिक सभी कर्मचारियों पूर्णकालिक या अंशकालिक सम्मिलित करते हुए को वर्ष में 2 बार मूल्यपरक गतिविधियों व आचरणों से अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाए। विद्यालय में यदि अंशकालिक या पार्ट टाइम अध्यापक या कर्मचारी रखे गए हों तो ऐसे सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होना चाहिए। बिना पुलिस सत्यापन के चाहे वे आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही क्यों न रखे गए हों, किसी भी ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति विद्यालय में नहीं होनी चाहिए। यह विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि ये सुनिश्चित करें कि विद्यालय के प्रत्येक अंशकालिक या पार्ट टाइम कर्मचारियों का विधिवत पुलिस सत्यापन हो चुका है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षण कक्ष में अध्यापन कार्य करते समय ना तो शिक्षक और ना ही विद्यार्थी द्वारा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया जाए। दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात हो रही है कि जब टीचिंग हो रहा है, क्लासरूम जो सिचुएशन है उसमें शिक्षक अक्सर मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, तो यहाँ मोबाइल फ़ोन को मना किया जा रहा है। प्रयास यह किया जाए कि विद्यालय के समय में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न्यूनतम हो और केवल अपरिहार्यता की स्थिति में इसका उपयोग किया जाए। जब तक विद्यालय के कार्य हेतु आवश्यक न हो, कोई भी शिक्षक या कर्मचारी बच्चों को ईमेल या फ़ोन कॉल नहीं करेगा। बच्चों से कोई भी शिक्षक या कर्मचारी सोशल मीडिया पर संबंध नहीं रखेगा जब तक कि यह विद्यालय द्वारा अनुमोदित न हो। सोशल साइट या मीडिया के अच्छाई और बुराई के संबंध में और इसके संभावित परिणामों से माह में कम से कम एक बार बच्चों को अवगत कराया जाए। प्रयास यह किया जाए कि इस विचार विमर्श में बाहर से कोई व्यक्ति, विशेषज्ञ, रोल मॉडल, अभिभावक को सम्मिलित या आमंत्रित किया जाए, जिनके मंतव्य और अभिव्यक्ति बच्चों के सामने रखी जाए। विद्यालय प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्य व उनके अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक या उप प्रधानाचार्य कोऑर्डिनेटर का दायित्व होगा कि प्रत्येक स्तर पर निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की दुराचरण या दुर्व्यवहार या शोषण के विरुद्ध अनुकूल उपाय लें और आवश्यकता पड़ने पर सख्ती से पेश आए। ऐसे अध्यापक और कर्मचारी के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए
और स्थिति को देखते हुए तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। किसी भी स्थिति में ऐसे अध्यापक या कर्मचारी को प्रश्रय न दिया जाए, अन्यथा की दशा में विद्यालय के प्रबंध तंत्र जिम्मेदार होंगे और ऐसा आभास होने पर या प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर विद्यालय के विरुद्ध मान्यता प्रत्याहरण या अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिए जाने पर विचार लिया जाए। यदि विद्यालय आवासीय और बोर्डिंग की सुविधा दी जा रही है अथवा डे बोर्डिंग की व्यवस्था है, इन परिस्थितियों में प्रधानाचार्य, वर्सर / एडमिन मैनेजर, वार्डन और असिस्टेंट वार्डन की साख, चौकसी व पेशेवर बर्ताव महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जिस भी व्यक्ति को वार्डन और असिस्टेंट वार्डन के पद पर रखा जा रहा है उनका पुलिस सत्यापन हो चुका है। वार्डन की यह जिम्मेदारी है कि शाम को जैसे ही बच्चे खेलकूद और अन्य गतिविधियों के बाद हॉस्टल में प्रवेश करें, किसी भी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति और बिना पहचान पत्र के हॉस्टल में प्रवेश न हो और रात 9 बजे के बाद बच्चों का आवागमन भी सीमित हो। किसी भी परिस्थिति में हॉस्टलर को बिना अभिभावक या स्थानीय अभिभावक की अनुमति के रात में अन्यत्र जाने या रहने की स्वीकृति न दी जाए। हॉस्टल के बच्चे जब फील्ड विजिट पर जाएं या अवकाश में घर वापस जा रहे हों, शिक्षकों की समुचित व्यवस्था फील्ड विजिट के समय या वैकेशन पर बस या रेलवे स्टेशन तक होनी चाहिए, जिससे बच्चे अनायास ही किसी घटना या अनधिकृत व्यक्ति के संपर्क में ना आ जाएं। बच्चों के लिए फील्ड विजिट अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हॉस्टलर को यह सुविधा प्रदान की जाए कि उनकी कोई भी शिकायत या परिवाद सुझाव वार्डन या असिस्टेंट वार्डन या सिस्टम के विरुद्ध सीधे प्रधानाचार्य को दिए जाने की अनुमति हो। इसके लिए एक समर्पित यानी डेडिकेटेड फ़ोन या मोबाइल फ़ोन अथवा शिकायत पेटिका और ईमेल की सुविधा उपलब्ध हो। वर्ष में कम से कम 2 बार अभिभावक अध्यापक बैठक में प्रधानाचार्य द्वारा सुरक्षा संबंधी उपायों के संबंध में विचार विमर्श किया जाए और अभिभावकों से सुझाव लिए जाए। विद्यालय संरक्षण समूह में अभिभावकों की सक्रिय भूमिका ली जाए। शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को इस आशय का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से दिया जाएगा कि उन्हें CPRC एक्ट 2005, पॉक्सो एक्ट 2012, बाल श्रम अधिनियम 1986, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आदि की जानकारी दी जाए और इन अधिनियमों तथा संबंधित नियमों की प्रतियां प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध हों। प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा रहेगी उक्त नियमों की उनको जानकारी है। बच्चों में परस्पर समन्वय एवं जागरूकता भी दोस्तों होना चाहिए। बच्चों को समूह में बांटकर ऐसी होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। उन्हें ऐसी गतिविधियों और व्यवहार के बारे में सतर्क करने के उद्देश्य से जानकारी दी जाए। प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक अनुभाग में एक छात्रा को पावर एंजल के रूप में चिन्हित किया जाए। वे क्लास मॉनिटर से सेपरेट होंगे। यह व्यवस्था कक्षा 3 से लागू हो। पावर एंजल की यह भूमिका होगी कि वे कक्षा के प्रत्येक छात्रा से निरंतर संपर्क रखेगी और अपने सहपाठियों को उचित व्यवहार तथा कक्षा में व कक्षा के बाहर किसी भी प्रकार के दुराचरण और दुर्व्यवहार के प्रति सतर्क रहने के लिए परामर्श देगी। किसी भी छात्रा द्वारा ऐसी किसी भी घटना से ग्रसित अथवा सामना होने पर उनके द्वारा यह सूचना पावर एंजल को दी जाएगी। पावर एंजल द्वारा यथा परामर्श संबंधित छात्रा को तत्संबंधी जानकारी और उसके बाद क्लास टीचर को ये जानकारी दोस्तों दी जाएगी। समस्या का समाधान दोस्तों बहुत ही जरूरी है। बच्चे विद्यालय में अकेले न बैठे रहें। शिक्षक यह ध्यान रखें कि बच्चे समूह में रहें और उनमें सहभागिता पर विशेष बल दिया जाए। कक्षा का वातावरण बच्चों के लिए स्वतंत्र, उन्मुक्त एवं तनाव रहित हो। बच्चा आसानी से अपनी बात कह सके। विद्यालय प्रबंध समिति जो गठित है उसमें उसको भी गतिविधियों पर नज़र रखने का अधिकार है। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह समय समय पर विद्यालय के छात्रों, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं अभिभावकों से इस संबंध में विस्तृत चर्चा करें। विद्यालय प्रबंध समिति को इस कार्य के लिए जागरूक भी किया जाए जिससे बच्चों पर शारीरिक एवं यौन उत्पीड़न संबंधी घटना न हो। इस हेतु निम्न 3 चरणों में व्यवस्था दी जाए। बचाव के उपाय, प्रिवेंशन, त्वरित सूचना दिए जाने की प्रक्रिया यानी रिपोर्टिंग और तत्काल उचित कार्रवाई। प्रायः यह देखा गया कि इस प्रकार के मामले में अभिभावक अनायास ही परेशान होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसे मामलों में किससे संपर्क किया जाए। ऐसी स्थिति में प्रत्येक विद्यालय में एक शिकायत समिति या सहायता प्रकोष्ठ स्थापित की जाए। यह 3 सदस्यीय समिति प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य या वरिष्ठतम अध्यापक की अध्यक्षता में गठित होगा, जिसमें कम से कम 1 सदस्य महिला होगी। एक अन्य सदस्य प्रबंध तंत्र या स्कूल मैनेजिंग कमेटी से लिए जाएंगे जो प्रबंधक द्वारा नामित होंगी। इस परिषद में समिति के सदस्यों के नाम उनके मोबाइल फ़ोन सहित विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्यत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाए। स्वैच्छिक संस्थाओं का भी सहयोग दोस्तों होना चाहिए। विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं, उन्हें चिन्हित कर सहयोग लिए जाने का प्रयास किया जाए। अन्य विविध उपायों में अगर हम बात करें
तो विद्यालय में जीवन कौशल शिक्षा को महत्व दिया जाए और इससे संबंधित गतिविधियों समय सारणी को शामिल किया जाए। जीवन कौशल शिक्षा से बच्चों की आदत और बर्ताव के प्रगति में दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। शिक्षा के विकास काल में जीवन कौशल शिक्षा के प्रति सप्ताह 2 वादन बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और विद्यालयी वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा में प्रवाह देने में सहायता मिलेगी। उपरोक्त कदम उठाए जाने के बाद भी यदि इस प्रकार की घटना प्रकाश में आती है तो विद्यालय द्वारा निम्न कार्यवाही तुरंत की जाए। सर्वप्रथम यह देखा जाए कि बच्चा पीड़ित आगे परेशान न हो और उन्हें तुरंत सुरक्षा काउंसलिंग दी जाए। संबंधित अभिभावक को परेशान न किया जाए और घटनाक्रम को अनायासी दबाने या छुपाने की कोशिश न किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का सौदा यानी निगोशिएशन न किया जाए। विभागीय कार्यवाही हेतु तुरंत प्रकरण को 3 सदस्यीय समिति के सम्मुख रखा जाए और विभागीय कार्यवाही पूरा होने तक संबंधित कर्मचारी को विद्यालय की सेवा से निलंबित रखा जाए। यह संबंधित अध्यापक या कर्मचारी स्थायी कर्मचारी मौलिक पद पर नियुक्त है तो उनके विरुद्ध CCA रूल्स के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही तुरंत प्रारंभ की जाए। विद्यालय प्रबंध तंत्र प्रधानाचार्य यदि उचित समझें तो प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी जानकारी। इसमें आपने देखा कि किस तौर तरीके से बच्चे परेशान होते हैं और ये नियम कानून के दायरे में अगर बातें होंगी, शिक्षक इन्हें जानते रहेंगे और एक विद्यालयी परिवेश में सकारात्मक माहौल बना रहेगा तो कोई भी बच्चा इस तौर तरीके से ना तो परेशान हो पाएगा, ना ही गलत अनधिकृत व्यक्तियों के प्रलोभन में आकर के किसी भी प्रकार से भटकाव उसकी ज़िंदगी में आएगा और ना ही किसी भी प्रकार का दुराचरण उसके खिलाफ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।